Hello everyone, this is Inheritance and Variation. This is chapter number 3 from Biology 12th Standard State Board. एंड दोस्तों इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जेनेटिक्स के कुछ लॉज हम लोग सीखते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को हम लोग सीखते हैं. इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, आइए उसकी समरी हम लोग आज समझते हैं. पॉइंट 3.1 में क्रोमोसोम एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को एक बेसिक दिया हुआ है. चैप्टर नंबर 3 और 4 को आप कंबाइन स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. और दोनों चैप्टर काफ़ी हेवी है और दोनों चैप्टर में से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो. ज़्यादा मार्क्स देने वाले ये दोनों चैप्टर्स रहेंगे और टॉपिक काफ़ी अच्छा और काफ़ी ट्रेंडिंग है और इसमें से ज़्यादा मार्क्स बटोरने की आपके लिए आपके पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो जेनेटिक्स के रूल्स एंड लॉज को आपको समझना होगा, प्रिंसिपल्स को आपको समझना होगा. इसमें आप क्या करके जाएंगे, इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंडल्स के जो सक्सेस हुए थे, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो सक्सेस हासिल की थी, उस सक्सेस के पीछे क्या रीजंस थे वो आपको करके जाना है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, रीज़न फॉर द मेंडल सक्सेस. और दूसरा एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि गिव द 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट इन गार्डन पी प्लांट. तो ये टॉपिक आपको यहाँ पे करके जाना है. उसके बाद में मेंडल के ऑटोबायोग्राफी की कुछ 8-10 पॉइंट आपके सिलेबस में दी हुई है, वो भी पॉइंट आपको करके जाना है. इसी के साथ साथ आपको जेनेटिक टर्मिनोलॉजी का जो टॉपिक है उसमें की सारी डेफिनेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक डेफिनेशन आपको एक मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है. आपको पूछा जा सकता है डिफाइन कैरेक्टर, आपको पूछा जा सकता है ट्रेट, फैक्टर, जीन. देखिए फैक्टर और जीन दोनों एक ही टर्म है, बट मेंडल ने जब अपना स्टडी किया था तब जीन ये टर्म जो है पॉपुलराइज या उतनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी. सो अकॉर्डिंग टू मेंडल द जीन वॉज फैक्टर. समझ में है? सो फैक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल, फैक्टर एक कोई भी पार्टिकल है प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर में. और मेंडल ने यह भी कहा था कि इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी. बाद में जीन नाम ये जो टर्म है ये डिस्कवर हुई या कॉइन की गई एंड देन उसका डेफिनेशन प्रॉपरली तैयार हुआ कि इट इज़ अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर. सो दोस्तों उसके बाद में अलील और अलीलोमॉर्फ नाम की एक टर्म है जो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम पे एक ही लोकेशन पे, एक ही पोजीशन पे पाई जाती है. उसके बाद में डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, डोमिनेंट अलील क्या होता है, रिसेसिव अलील क्या होता है. उसी के साथ साथ फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, प्योर लाइन, मोनोहाइब्रिड, F1 जनरेशन. जब कोई भी प्योर पैरेंट का क्रॉस होगा किसी भी ट्रेट के लिए, दैट इज आइदर 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और मल्टीपल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, देन वॉट एवर द फर्स्ट जनरेशन विल बी F1 जनरेशन. उसके बाद में जब F1 जनरेशन के 2 इंडिविजुअल्स को लेकर क्रॉस किया जाता है जिसे हम सेल्फिंग बोलते हैं, सेल्फिंग का जो रिजल्ट होता है वो F2 जनरेशन होता है. इस को एक्सप्रेस करने के लिए पुनेट स्क्वायर का हेल्प लिया जा सकता है या उसी को चेकर बोर्ड बोलते हैं. तो चेकर बोर्ड का भी बहुत बार ऐसा होता है कि विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड आप इसको एक्सप्लेन करके दिखाएं, ऐसा क्वेश्चन आता है. होमोलॉगस क्रोमोसोम, आपको अगर अलील को समझना है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स के लिए बहुत बार टेस्ट क्रॉस एंड इट्स सिग्निफिकेंस क्वेश्चन आया हुआ है. फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो, जो रेशोज होते हैं F2 जनरेशन में फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो हम लोगों को मिलते हैं इंडिविजुअल्स के, उसके रेशोज़ को हम फिनोटिपिक रेशो बोलते हैं F2 जनरेशन में. उसके बाद में जो जीनोटाइप्स होते हैं उनके रेशोज़ हम लोग ऑब्टेन करते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, जब 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के साथ पेरेंट्स को क्रॉस किया जाता है, देन द क्रॉस इज़ नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. उसके बाद में डाइहाइब्रिड क्रॉस भी होगा एंड इस प्रकार से आपको ये कुछ टर्मिनोलॉजीज करना है. उसके बाद में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर
तीन लॉज को प्रपोज किया और ये तीनों लॉज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाने जाते हैं। हर एक लॉ 2 मार्क्स के लिए पूछा जाने की पूरी संभावना होती है। 3 लॉज है। पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसी को बोला जाता है मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दोस्तों इसका स्टेटमेंट आपको करके जाना है, अभी मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, बस आप इतना समझिए। लॉज, हर लॉ, 3 लॉ जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 3 लॉ रहेंगे और इन तीनों लॉज को आपको स्टेटमेंट उसका एग्जाम्पल करके जाना है। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये दोनों को आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट जो थर्ड लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस तीसरे लॉ के लिए आपको एटलीस्ट 2 कैरेक्टर दैट इज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मेंशन किया गया होता है। 2 और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जब एक साथ कंसिडर किए जाते हैं तो एक पेयर अपना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस क्रिएट करती है देन द अदर कैरेक्टर। सो ये 3 लॉज आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद में बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस पे सेपरेट सवाल क्वेश्चन आता है। बैक क्रॉस की डेफिनेशन आपको करना होती है कि किसी भी F1 जनरेशन के इंडिविजुअल के साथ अगर जिन पेरेंट से वो F1 इंडिविजुअल तैयार हुआ है उन पेरेंट में से किसी भी पेरेंट का, आइदर पेरेंट का क्रॉस अगर किया जाता है तो उसको बैक क्रॉस बोला जाता है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? तो बैक क्रॉस के 2 ऑप्शन है, या तो F1 का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ और F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ। अगर F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ किया जाए तो इस क्रॉस को टेस्ट क्रॉस बोला जाएगा और टेस्ट क्रॉस के सिग्निफिकेंस आप करके जाएंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में आएगा सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ द डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग। एग्जैक्टली क्या है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो भी कुछ इंटरप्रिटेशन किए उसके बाद में मेंडल ने अपने लॉज के रूप में इसको सब दुनिया के सामने रखा। एक्चुअली मेंडल के ऑनवर्ड, मेंडल के बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जेनेटिक्स इस सब्जेक्ट में, और मेंडल्स के लॉज को फॉलो ना करने वाले ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस आए कुछ प्लांट्स में, कुछ एनिमल्स में, और उसी सेगमेंट को डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग में रखा गया। ठीक है, मेंडल के अकॉर्डिंग गार्डन पी प्लांट में जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए तो उनके ऑब्जर्वेशंस कुछ इस प्रकार से थे, ये हमें बेसिक लेवल पर ध्यान में रखना होगा। सिंगल ट्रेट सिंगल जीन के द्वारा कंट्रोल होता है और इसके 2 अलील हो सकते हैं। 2 अलील शोज द इंटरेक्शन इन विच 1 इज कम्प्लीटली डोमिनेंट। उन्होंने देखा कि 2 अलील होते हैं, एक डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है। गार्डन पी प्लांट में उन्होंने हर कैरेक्टर के लिए 2 ही अलील को कंसिडर किया या 2 ही अलील ऑब्जर्व किए, तीसरा अलील उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये भी था कि दोनों अलील में से एक परमानेंट कोई भी डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं फैक्टर्स फॉर द डिफरेंट ट्रेट्स। और ये जो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स है इसको न्यू मेंडलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आप लोगों को ये समझना होता है कि ये पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स के जो नए डेविएशंस आते हैं ये किस कारण से आते हैं। तो जीन इंटरेक्शंस इसके लिए इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ड्यू टू द जीन इंटरेक्शंस देर आर some findings which are deviated from the Mendelian's ratio. इंटरजेनिक और इंट्राजेनिक। सबसे पहले इंट्राजेनिक इंटरेक्शन होता है जो कि सेम जीन के अलील के बीच में होता है, और इंटरजेनिक का मतलब होता है नॉन अलीलिक, जो अलील्स है जो ऐसे जीन्स है जो एक दूसरे के अलील्स नहीं है, सिंपली बिटवीन द अलील्स ऑफ द डिफरेंट जीन के बीच में ये इंटरेक्शन होगा। उनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो इंट्राजेनिक के कुछ एग्जाम्पल्स है दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील। तो देखिए ये तीनों जो टॉपिक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बाद कोडोमिनेंस और मल्टीपल अलील, तीनों का एक एक कर स्टेटमेंट एंड सभी का एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल दैट इज़ 4 o'clock, दैट इज़ मिराबिलिस जलापा का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। आप बिल्कुल इसको करके जाएंगे। मेनी ऑफ द टाइम्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस या फिर आपको मल्टीपल अलील के एग्जाम्पल्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मल्टीपल अलील्स में आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, एक रहेगा ड्रोसोफिला के विंग्स का एक्सप्रेशन एंड दूसरा ह्यूमन ब्लड का भी एक एग्जाम्पल आपके सामने रहेगा। एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप का एक एग्जाम्पल रहेगा, जिसमें एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, दैट इज़ एक्सप्रेस ड्यू टू द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुप इज़ आई, एंड इसके 3 अलील हमें पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं, दैट इज़ आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी एंड स्मॉल आई, जिनमें से आई कैपिटल ए एंड बी दोनों डोमिनेंट होते हैं और स्मॉल आई रिसेसिव होते हैं। इसी कारण से 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें डोमिनेंट एक्सप्रेशन, रिसेसिव एक्सप्रेशन एंड कोडोमिनेंट एक्सप्रेशंस देखने को मिलता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। इसी के साथ साथ इंटरजेनिक इंटरैक्शन जो होता है दैट इज़ नॉन एलेलिक इंटरैक्शन, इसके हमारे सिलेबस में एक्चुअली एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इज प्लेयोट्रॉपी। प्लेयोट्रॉपी का मीनिंग होता है कि सिंगल जीन जब 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेट को कंट्रोल करता है उसे प्लेयोट्रॉपी बोला जाता है और जीन को प्लेयोट्रॉपिक जीन बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके सिलेबस में सिकल सेल एनीमिया का बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस सिकल सेल एनीमिया के केस को आप प्रॉपर स्टडी करेंगे और इस प्लेयोट्रॉपी के कंसेप्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जहाँ पे जो रेशो होता है, नॉर्मली प्लेयोट्रॉपिक रेशो जो होता है वो फिनोटिपिक रेशो उसमें का 1:3 या 3:1 की जगह पे नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशो होता है वो होता है 3:1। पर यहाँ पे प्लेयोट्रॉपी में एक पेशेंट की डेथ होने के कारण, एक प्लेयोट्रॉपिक दैट इज़ एक सिकल सेल एनीमिक पेशेंट की डेथ होने के कारण वो रेशो जो है वो 3:1 की जगह पे 2:1 में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ 1:2 या 2:1 आप इसको बोल सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट है क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, अब ये क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जो है हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं दोस्तों।